हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। आप synopsisize.com वेबसाइट पर जाओगे तो होम पेज पर ही आपको PT 360 का कोर्स मिल जाएगा। PT 360 के कोर्स में हम लोग पिछले 5 साल के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जो कि हर साल न्यूज़ में रहते हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, मतलब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उसमें से हर साल कुछ ना कुछ पूछ लेता है और आज नहीं तो कल वो न्यूज़ में दोबारा से रिपीट होते रहते हैं। वो वाले 5 साल के टॉपिक्स इसमें रहेंगे PT 360 में। और साथ में जो पिछले 1 साल का ये जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अभी भी जो ऑनगोइंग करंट अफेयर्स हैं, वो सारे भी इसमें रहेंगे। जबकि जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स हैं, उसमें भी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स रहेंगे, बट कंटेम्प्रेरी इशूज़ हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में नहीं रहेंगे। एक और जो डिफरेंस है इन दोनों कोर्सेज़ में, वो ये है कि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जो है वो मंथ वाइज हम लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर का आ गया, फिर नवंबर, देन जनवरी का, फेब का, तो मंथ वाइज हम लोग एक मंथली मैगजीन टाइप है ये। और जबकि PT 360 जो है वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, जिससे आपको क्लियरली पता लगेगा कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कितने और टॉपिक्स बनते हैं, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से कितने और फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। किसी को ये जानना है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ और करंट अफेयर्स में क्या डिफरेंस है, तो PT 360 के कोर्स पर आप क्लिक करना। यहाँ पर आप आओगे तो करंट अफेयर्स वर्सेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन के दिसंबर 2022 के हम लोग करंट अफेयर्स इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 2-3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक में, अगर जैसे लोग ये सोचते हैं कि कहाँ से बनाए हुए हैं और किसी से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया या बाकी कोचिंग से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया, ऑनेस्टली बताऊँ तो ये उल्टा होता है। दूसरी कोचिंग बहुत बार कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, बिकॉज हम लोग अपने जो कंटेंट बनाते हैं अलग अलग सोर्सेज से बनाया जाता है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें हमने विकीपीडिया की हेल्प ली है। देन फंक्शंस वाला जो पार्ट है वो आप यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनकी, वहाँ से फंक्शंस एंड पावर्स लिए हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका हिंदू में था तो वहाँ से लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक टॉपिक में इसी तरीके से लिंक्स लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिवली इस तरीके से बनाया जाता है कंटेंट कि सारे मटेरियल्स आपका यहीं पर ही कवर हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि क्या हम इतना ही पढ़ के जाएं तो काफ़ी हो जाएगा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट ये बिल्कुल काफ़ी है। आपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे आपने कवर कर लिए हैं इसमें। इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं है करना, इतना ही है जो आपको पढ़ के जाना है। और हम लोग जितना भी इसमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ वही पॉइंटर्स पढ़ेंगे जो कि प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे गली में क्रिकेट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मान लो आप गली क्रिकेट टीम में 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास ना, एक के पास बैट होता है, एक के पास बॉल है और तीसरे बंदे के पास विकेट्स है। ठीक है, तो ये लोगों के पास, तो देखो ये 5 के पास सब कुछ है। अगर ये लोग नहीं होंगे, ये लोग नहीं आएंगे खेलने, तो आपका ना क्रिकेट का मैच शुरू ही नहीं होगा। तो राज किसका चलता है? इन्हीं सब का चलता है। तो ये तो हो गए आपके परमानेंट लोग हो गए कि ये नहीं आएंगे ना तो क्रिकेट ही नहीं होगा। तो अगर इनमें से एक भी बंदा नाराज़ हो जाए और बोल दे भाई आज तो मैं नहीं आता, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे मैं अपना बैट नहीं दूंगा, तो फिर खेलोगे कैसे? नहीं खेल पाओगे ना। तो इसलिए इनकी तो चलेगी ही चलेगी। बाकी जितने भी क्रिकेट टीम के बाकी बचे हुए मेंबर्स होते हैं ना, वो बेचारे नॉन परमानेंट होते हैं और एक एक करके उनकी बारी आती है रोटेशनल बेसिस पे कि चल आज तेरी बैटिंग आ गई, आज तेरी बॉलिंग आ गई, ऐसे इस तरीके से, मतलब रोटेशनल बेसिस पे उनको कभी कभी मौका दे दिया जाता है। पर अब कौन बंदा, ये नॉन परमानेंट में से भी कौन बंदा खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, नॉन परमानेंट में भी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका डिसीजन भी यही लोग करेंगे जो कि जिन 5 के पास ये आपके बैट बॉल हैं सारे। ठीक है, तो ये लोग बताएंगे भाई तू खेलेगा आज या तू नहीं खेलेगा। अगर कोई भी इशू भी हो जाता है तो भी एंड में राज किसका चलेगा? इनका राज चलने वाला है, जो परमानेंट है। ठीक है, तो इनको नहीं नाराज़ करना है, वरना अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई आज मैं बैट नहीं देता तो फिर खेलते रहना अपना। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी ना वही है। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ एक इकलौती ऐसी यूएन बॉडी है जिन्होंने अगर कह दिया अपनी स्टेट्स को या अपने ये बाकी के अपने दोस्तों को कि भाई आज मैं बैट नहीं देता,
तो भैया तुम्हारा मैच हो नहीं सकता। मतलब कि अगर इसने कह दिया कि आज यही बंदा खेलेगा, आज भाई मेरा जो मान लो गोलू नाम है उसका, जो लड़का है, कि आज गोलू नहीं खेलेगा हमारे साथ, तो भाई गोलू नहीं खेलेगा। कि गोलू कल ही खेलेगा हमारे साथ क्रिकेट में, तो भैया गोलू का नंबर कल ही आने वाला है फिर क्रिकेट टीम में, ठीक है ना। तो ये क्या बाइंडिंग हो गया उनका रेजोल्यूशन जो भी पास कर दिया इस यूएन बॉडी ने। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक इकलौती ऐसी काउंसिल है जिसमें मेंबर स्टेट्स को अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया तो उनको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है ये। इनके 15 मेंबर होते हैं और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये वो मेंबर्स हैं जिनके पास बैट बॉल विकेट सब कुछ है, ठीक है। जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में जो लोग जीते थे वो मेंबर्स हैं, क्योंकि बना ही तब था ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फिर परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो वीटो कर सकते हैं, वीटो मतलब ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटैंटिव सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो इतनी पावर होती है, मतलब वो बोल दें परमानेंट मेंबर्स कि भाई आज नहीं होगा तो नहीं होगा बस मैच। सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का, उसके पास टेम्परेरी मेंबर्स भी होते हैं जिनकी बारी बारी से जो खेलने आते हैं ना अपनी जोग्राफिक रीजन के हिसाब से, कि चल आज तू यहाँ से पास से ही आ गया, फटाफट आ गया था, तो चल आज तेरी बारी है। तो रोटेशनल बेसिस पे आज बैटिंग तू कर ले, कल बैटिंग इसकी आएगी, परसों इसकी आएगी। पर जिनकी बैटिंग रोज़ आएगी वो कौन है? ये 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। ये इनकी चलती है। तो जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो अपनी सीट्स उनकी रोटेशनल बेसिस पे होती है बाय जोग्राफिक रीजन। फंक्शन क्या है इनका? एक तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन रहे, डिस्प्यूट और सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। अगर मान लो कोई भी 2 बच्चों में लड़ाई हो जाती है कि मैं खेलूँगा, तो ये 5 मेंबर्स में से कोई आके बोल देगा भाई आज तू बैटिंग कर ले, कल तू करेगा, तो बाइंडिंग हो गया, मतलब ठीक है ना। तो अब क्या है, कोई भी डिस्प्यूट सिचुएशन आ जाता है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ये। कोई भी डिस्प्यूट है उसमें कुछ मेथड्स एडवाइस कर सकते हैं कि आप ऐसे एडजस्ट कर लो, अपने डिस्प्यूट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। और जो आर्मामेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम इस्टेब्लिश करना है तो उसके प्लान्स को फॉर्मुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है। अगर कोई थ्रेट है पीस को, या फिर कोई अग्रेशन का एक्ट है, या कोई बच्चा बहुत परेशान कर रहा है क्रिकेट टीम में कि यार बहुत गुस्से वाला है या फिर लड़ाई कर रहा है, तो उसमें क्या करना है वो डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की होती है। फिर मेंबर्स को बोलना कि कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस या और कुछ मेजर्स अगर अप्लाई करने हैं तो उस लिए मेंबर्स को बुलाना। फिर साथ ही साथ कोई मिलिट्री एक्शन लेना किसी अग्रेसर के अगेंस्ट। साथ ही साथ अगर कोई न्यू मेंबर्स आ रहे हैं तो उनका एडमिशन लेना कि चल तुम लोग भी नए नए आए हो सोसाइटी में, तो तुम्हें भी हम लोग अपनी क्रिकेट टीम में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई रेकमेंड करना कि ये मेंबर्स भी हैं, इनका भी एडमिशन आप ले लो। फिर ट्रस्टीशिप फंक्शंस यूनाइटेड नेशंस के एक्सरसाइज करना स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में। जनरल असेंबली को रेकमेंड करना कि जनरल सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका क्या है कि अभी इंडिया की बारी आई थी, जो एक एक करके वो बच्चों की बारी आती है ना कि आज तेरी बैटिंग, आज तेरी बैटिंग, तो ऐसी रोटेशनल बेसिस पे अभी इंडिया की बारी चल रही थी कि जिसमें इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में December 1 में। तो 2-2 साल के लिए इनकी बारी आती है। तो इंडिया का ये दूसरी बार है उसका 2 साल के टेन्योर का कि एक इलेक्टेड मेंबर बना काउंसिल का 2021 और 22 में। पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इनकी अगस्त 2021 की थी, ठीक है। ये हिंदू की न्यूज़ है, इस वजह से हमने पढ़ा है। अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ये बहुत सिंपल थी। अब यूएन में रिफॉर्म्स की भी नीड है कि भाई ऐसा तो नहीं चल सकता कि तुम पाँचों की चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिफॉर्म्स के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। जैसे कुछ ऐसे ना बच्चे, अब क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि थोड़े से वीक प्लेयर्स होंगे, है ना, जिनको अभी और सपोर्ट की नीड है। पर वीक प्लेयर्स का क्या होता है, लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि भाई यार तू अच्छा नहीं खेलता, तू टीम से बाहर है आज, ठीक है। या फिर तुझे हमने एक्स्ट्राज में रखा हुआ है कि जब अगर कोई इंजर्ड हो जाएगा तब तेरे को बुलाया जाएगा। तो वो वाले जो होते हैं ना बच्चे, जिनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलती, बेचारे वीक जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन हो जाए, है ना। ये सब चीज़ें रिफॉर्म्स की नीड है कि हर बार ये 5 ही लोग क्यों रहते हैं, और लोग क्यों नहीं आ सकते, शामिल हो सकते, है ना। हम वीक लोगों को भी चांस क्यों नहीं मिल रहा है और ज़्यादा खेलने का, है ना, कि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो नीड क्यों है? यूएन रिफॉर्म जो है वो जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1945 की, तब से एजेंडा में है यूएन का रिफॉर्म होना चाहिए।
यूएन मेंबरशिप ज़रूर बहुत बढ़ गई है, 51 थी पहले, अब 185 कंट्रीज़ शामिल है यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप में, पर जो सीट्स हैं ना वो बहुत ही कम बढ़ी हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। पहले 11 थी, अभी 15 हो गई हैं। तो 1965 से सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट्स हैं वो कम बढ़ी हैं। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी इक्वल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो रीजनल ग्रुप्स में भी इनइक्विटेबल है नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्टिसिपेशन। जैसे कि ये वही वीक बच्चे हैं, एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, जो उनको अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो जैसे जैसे नई ग्लोबल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, यहाँ पर जो परमानेंट सीट्स हैं इनको ये कहा गया है कि आपको थोड़ा सा परमानेंट सीट्स बढ़ानी चाहिए। एक चाहे आप एक लिमिटेड इंक्रीज़ करो, लिमिटेड नंबर में बढ़ाओ परमानेंट सीट, बट थोड़ा तो आपको बढ़ाना चाहिए। अभी के जितने परमानेंट मेंबर्स हैं उनके एडिशनल थोड़ा आपको परमानेंट सीट्स में बढ़ाना चाहिए, इंक्रीमेंट करना चाहिए। मेजर्स को कंसिडर भी किया जाना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, ताकि ये जो वर्किंग मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जाए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया एक मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर की नीड है, जिसमें हर एक व्यू पॉइंट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, जो कि आज की जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करे, उनका एक रिफ्लेक्शन दिखाए। क्योंकि आजकल ना बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि टेररिज्म है, रेडिकलिज्म है, पेंडेमिक्स है, या फिर बहुत सारी न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे थ्रेट है, एसिमेट्रिक थ्रेट्स बढ़ गए हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स का बहुत ही डिसरप्टिव रोल देखा गया है, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के चलते ना एक रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर की हमें नीड है, ठीक है। तो जिसमें ये सारी चीज़ें एसिमुलेट हो जाए। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि इंडिया ने 77 सेशन था अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उसने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के लिए पुश किया था। इंडिया ने एक मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था अपने L69 ग्रुप के साथ, जिसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है। L69 ग्रुप भी मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल एक बार में। तो उस मीटिंग का जो टाइटल था वो था रीइन्विगरेटिंग मल्टीलेटरिज्म अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या था कि एक कॉल टू एक्शन जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था रिफॉर्म्स के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है G4 ग्रुप। तो G4 ग्रुप क्या होती हैं कि आपके जो रिश्तेदारों का एक 4 रिश्तेदार वो जो होते हैं ना, वो 4 लोग जो कि एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं जी पहले आप, पहले आप, पहले आप, जो एक दूसरे की बढ़ाइयाँ सी करते रहते हैं हर जहाँ भी जाते हैं। नहीं जी ये बहुत अच्छी हैं, ये वाली आंटी बहुत अच्छी हैं, फलानी अच्छी है, ठीक है ना। तो 4 लोगों का जो ग्रुप होता है ना, जो मिलके बाकियों की चाहे सबकी बुराइयां करें, बट आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा साथ में रहते हैं और पहले आप करते रहते हैं। तो वो है आपका G4 ग्रुप, जिसमें हम भी आते हैं। तो जापान है, जर्मनी है, इंडिया है, ब्राज़ील है। ये 4 नेशंस वो हैं जो एक दूसरे की परमानेंट सीट के लिए बिड करते रहते हैं कि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए या उनको मिलनी चाहिए। तो सबके लिए एक बिड करते रहते हैं। और ये जो चारों कंट्रीज़ हैं इन्होंने इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स रही हैं ये काउंसिल की, जब से यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ है। तो उससे क्या होता है ना कि जब से आप नॉन परमानेंट मेंबर में रहे हो, ये सिंस बार बार इलेक्ट हुई हैं नॉन परमानेंट मेंबर से, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से P5 की के जैसी ही रेपुटेशन होल्ड करती है, मतलब कि परमानेंट मेंबर की ही रेपुटेशन होल्ड कर रही हैं। और क्यूमुलेटिवली G4 ने 64 ईयर्स बिताए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जब से यूएन का इंसेप्शन हुआ है, और हर एक कंट्री ने एटलीस्ट एक डेकेड तो सर्व किया ही है। और ये जो G4 नेशंस है, इनका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी लास्ट डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो भी हुआ है, जिससे एक आप कह सकते हो P5 के जितना ही इनका स्कोप देखा गया है, तो कंपेरेबल है ये भी। न्यूज़ कंटेक्स्ट ये है कि जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और इंडिया, ये जो G4 नेशंस है, इन्होंने एक दूसरे की बिड को सपोर्ट किया था कि हमें भी परमानेंट मेंबर्स होना चाहिए। क्योंकि इंडिया कह रहा है जापान और ब्राज़ील जर्मनी को भी होना चाहिए, जर्मनी कहता है ब्राज़ील जापान इंडिया को होना चाहिए, जापान कहता है इंडिया ब्राज़ील जर्मनी को होना चाहिए, ब्राज़ील कहता है जर्मनी जापान इंडिया को होना चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, समझ गए। तो ये आपस में कहते हैं पहले आप, अरे आप बैठिए प्लीज़, एक ही सीट है, आप बैठ जाइए, वो वाली चीज़ चलती है।
ठीक है। और ये भी बोला गया कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वही वो भी बच्चे हैं ना जिनको बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में हुई थी। तो G4 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने हाईलाइट किया था कि अभी अर्जेंट नीड है कि आपको अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म तो कर ही देना चाहिए। जितने भी G4 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो 76 जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा था, उनके रिकमेंडेशन को काफ़ी वेलकम किया गया था। उन्होंने कहा था कि एक टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस जो है उसकी तरफ मूव करता भी दिखाई तो दे रहा है पूरा सिस्टम, बट ये प्रिंसिपल होपफुली 77 जनरल असेंबली सेशन में भी फॉलो हो तो बढ़िया है। अब यहाँ पर आते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कोलिशन। अब ये देखो, ये 4 रिश्तेदार थे जो पहले आप कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनसे ना जलते होंगे, कुछ रिश्तेदार तो होंगे ना जो इन 4 लोगों से जलते होंगे और जो चाहेंगे कि ये लोग आगे ना बढ़े, है ना। होता है ना, हर किसी में ही होता है, हर जगह पर ये होता है कि आप मेरे से आगे कैसे बढ़ गए। अरे भाई, तू IAS की तैयारी कर रहा है, अच्छा मैं इनका लड़का तो क्लर्क है। समझ गए आप कि कैसे लोग आपस में वो करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। सबका अपना अपना जॉब रोल होता है, तो सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर कोई तो IAS नहीं बन सकता, है ना। तो पर ये वो लोग होते हैं बाहर के जो है ना, जो ये चीज़ समझ नहीं पाते, और ये लोग को हम यहाँ पर कहते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कोलिशन। क्योंकि आप ये सोचो, नेगेटिव लोगों की मात्रा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही है, पॉजिटिव लोग कम ही होते हैं। तो जो पॉजिटिव लोगों से जलते होते हैं और जो उनको नीचे गिराना चाहते होते हैं वो होते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कोलिशन, या फिर उनको निकनेम उनका पड़ा है द कॉफ़ी क्लब। तो ये वो लोग हैं जिनकी ये कॉफ़ी क्लब जो है ना, ये जो नाम इसलिए पड़ा था, एक मूवमेंट थी जो 1990s में डेवलप हुई थी, कि जितने भी ये लोग जो चाह रहे थे ना कि परमानेंट सीट्स और बढ़नी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको अपोज कर रहे थे ये। तो इटली की लीडरशिप में इन्होंने ये एम किया था कि जितने भी परमानेंट सीट मांग रहे हैं, जो ये 4 लोग थे, मतलब जिसमें हम भी हैं, तो इनको काउंटर किया जाए, इनको परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए और परमानेंट सीट बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात होती है इस पूरे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कोलिशन, मतलब कि द कॉफ़ी क्लब में। ठीक है, इसमें क्या बात की गई कि आप 25 मेंबर काउंसिल बनाओ, ठीक है, जो कि जिसमें कोई परमानेंट मेंबर को आप ऐड नहीं करोगे। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन है ये कॉफ़ी क्लब के? इटली है, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, माल्टा, ये सारे हैं। अब ये न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट से ये है कि कॉफ़ी क्लब जो है उसमें 40 मेंबर स्टेट्स आते हैं, और ये वो क्लब है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 6 साल से कोई रिफॉर्म होने ही नहीं दे रहा और चाहता भी नहीं है कि हो। बट यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने ये कहा था कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो सीट्स हैं उसका एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी बहुत सीरियसली लेनी चाहिए अब, और ली भी जा रही है। बट उन्होंने बहुत ही एक दुख जताया था इस चीज़ पे कि जैसे ही राइट टू वीटो आ जाएगा ना, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है हो सकता है दब जाए 77 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एज़ल्विनी कंसेंसस। अब ये कंसेंसस आप नाम से थोड़ा सा पता करो कि अफ्रीका से रिलेटेड लग रहा है ना। एज़ल्विनी कंसेंसस एक पोजीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस पे और रिफॉर्म की यूनाइटेड नेशंस की, जो कि अफ्रीकन यूनियन से अग्री की गई है। इसमें बहुत सारे चीज़ों पे काम करते हैं, पॉवर्टी रिड्यूस करने पे, HIV एड्स वगैरह के लोगों को और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव या डेवलपमेंट प्रोवाइड करने पे, और इसी टाइप से जितनी भी चीज़ें, या क्लाइमेट चेंज है, या जितनी भी चीज़ों से अफ्रीका अभी सफ़र कर रहा है, उन चीज़ों में थोड़ा सा उनको डेवलप करने के लिए, पुश करने के लिए, तो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करता है, जिसमें अफ्रीका बाकी वर्ल्ड रीजन्स की तरह ही उसको भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो ये कंसेंसस जो है, एल्ज़विनी नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि एक वैली है सेंट्रल एस्वातिनी में, जहाँ पर ये अग्रीमेंट हुआ था 2005 में। एस्वातिनी पहले जो है स्वाज़ीलैंड कहते थे उसको, स्वाज़ीलैंड ज़्यादा बेटर नाम था। तो एल्ज़विनी कंसेंसस जो है वो सते डिक्लेरेशन था जुलाई 2005 का, उसके बाद ये हुआ था, जिसमें एटलीस्ट 2 परमानेंट मेंबर सीट्स के लिए बात की गई थी कि अफ्रीका की यहाँ पर एक नीड है कि कम से कम 2 परमानेंट सीट्स होनी चाहिए और 5 नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल सीट्स आपको देनी चाहिए अफ्रीकन स्टेट्स के लिए।
न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि रशिया ने इंडिया ब्राज़ील को बैक किया था परमानेंट मेंबरशिप के लिए कि हम इंडिया और ब्राज़ील को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएनएससी में, और साउथ अफ्रीका को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और G4 कंट्रीज़ जो है, जो कि वो 4 लोग हैं इन्होंने भी अफ्रीकन कॉमन पोजीशन को सपोर्ट किया था एज एल्जुविनी कंसेंसस। एक मीटिंग हुई थी उनकी ऑन द साइड लाइन ऑफ 73rd UNGA सेशन 2018 की वहाँ पर। अब पार्ट आता है L69 ग्रुप। अब गली की एक ना आंटियाँ होती हैं कुछ, ठीक है, ये सारी हैं एक गली मोहल्ले की आंटीज़, मोहल्ला है ये आपका, मोहल्ले की आंटीज़ हैं। अब इनका काम क्या होता है ना, इनको लगता है कि भाई हम ही बहुत बढ़िया हैं, पर ये वो आंटीज़ होती हैं जो बिल्कुल भी ना डेवलप्ड नहीं होती, जिनका ना माइंडसेट बड़ा नैरो होता है। अरे ये फ़लानी लड़की कहाँ जा रही है, फ़लानी किसी के साथ भाग गई है ना, कि ये लड़के ने तो आजकल बाइक ले ली है, ये लड़का तो किसी लड़की के साथ था, समझ गए आप। तो ये वो आंटीज़ वो जो नैरो माइंडेड नहीं होती या फिर थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड होती हैं, डेवलप नहीं हुई होती, बट इनको लगता है कि हम तो पूरे मोहल्ले का ना पूरा नक्शा ही बदल देंगे और बहुत इम्पैक्ट डाल देंगे हम पूरे मोहल्ले में, ठीक है ना, कि हम ही हैं जो हैं। तो वो होता है L69 ग्रुप। तो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, ठीक है, जिनको लगता है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ला देंगे, ठीक है। तो ये वो ग्रुप है। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। इससे क्या है, ये एक मेजर ब्लॉक है जो कि कॉमन कॉज से यूनाइटेड है। देखो हम लोग जो भी अभी ये बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक्स है वो याद रह जाए किसी ना किसी तरह। ताकि अभी L69 ग्रुप एक मोहल्ले की आंटियों का ग्रुप है, ये जो कि एकदम पूरा गली मोहल्ले को ऐसा समझती हैं कि हमारा ही राज चलेगा, हम ऐसा इम्पैक्ट लाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे, हमारा राज चलेगा। तो अभी क्या है, ये आपने एक चीज़ माइंड में बिठा लोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आ गया, आपको याद रह जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में था, और एकदम से आपको पॉइंटर्स हो सकता है आपको याद भी आ जाए। तो इस वजह से ये चीज़ थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए बोली जा रही है। तो इनका एक कॉमन कॉज है कि हम एक रिफॉर्म ला देंगे यूएनएससी में, जो कोई नहीं कर पाया हम कर देंगे अब इस बार, ठीक है ना। तो ये ग्रुप में अभी 32 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी इस ग्रुप का पार्ट है। और ये जो ग्रुप है, ये अपना नाम कहाँ से इसने ड्राइव किया था, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था L.69 जो कि ये ग्रुप जो है 2007-2008 में टेबल किया गया था, जिससे कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस का इनिशिएशन हो गया था। ये ग्रुप क्या कह रहा है कि एक तो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए हमें ये बॉडी के वर्किंग मेथड्स में, ताकि नए जो परमानेंट मेंबर आ रहे हैं उनको भी सेम ही राइट मिले जैसे कि P5 को मिलता है। फिर बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्री एस्पिरेशंस को, ठीक है, इंक्लूडिंग जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से मिले थे बायलैटरल मल्टीलेटरल सेटिंग्स में ऑन द मार्जिन्स ऑफ यून हाई लेवल सेशन। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रुप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें क्वाड, ब्रिक्स, IBSA, सिलैक, कैरिकॉम, नाम कंट्रीज़ थी, और L69 ग्रुप भी था। इसी वजह से L69 ग्रुप न्यूज़ में है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, एक पूरा एक ना सिस्टम बना हुआ है जिसमें 3 पिलर्स हैं। ये पूरा एक आर्किटेक्चर है जिसमें 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स कौन से हैं? पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, और सेंटर में क्या है? UN, यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर इन तीनों पिलर्स में रिफॉर्म की बात करता है ये नॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग डायरेक्टली कोई बात नहीं बोल पाते ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पापा से कोई बात बोलनी है तो हम क्या कहेंगे, पहले मम्मी को बताते हैं कि मम्मी आप पापा से बात कर लेना इस बारे में, ठीक है ना। तो वही है, तो इंडिया को भी अगर कोई बात करनी थी ना, तो उसने क्या है, नॉर्म्स का सहारा लेके वो बात बोल दी। तो ये रिफॉर्म जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, इंक्लूडिंग सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल।
तो कहते हैं सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इंडिया ने ये आइडिया प्रपोज किया था जब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिसाइड कर रहा था। एक ओपन डिबेट हुई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसका न्यूज़ कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने प्रपोज किया था कुछ रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस में वाया नॉर्म्स। तो नॉर्म्स का सहारा लेके यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर दी इंडिया ने कि भाई रिफॉर्म हो जाने चाहिए, पर डायरेक्ट नहीं बोल पाया, तो मम्मी का सहारा लेके कि पापा से बात कर लेना आप, ठीक है ना, ताकि ग्लोबल ऑर्डर डिटरमाइन किया जा सके जो कि कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ जो हैं, आजकल की जो रियलिटीज़ है उनको बेस्ट रिफ्लेक्ट करे। तो इंडिया की जो अप्रोच है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो 5 टेनेट से गाइड है, 5S इसको संभालते हैं। एक है सम्मान, फिर है संवाद, फिर है सहयोग, फिर शांति और समृद्धि। ठीक है, तो ये 5S हैं। तो 5 लड़कियां हैं ये, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सम्मान, संवाद, सबसे पहले तो आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तभी आप उससे बात करने जाओगे। ठीक है, अब आप उससे बात करोगे, आपको कुछ दिक्कतें पता लगेंगी, तो आप बात कर रहे हो मतलब कि आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, सहयोग दे रहे हो किसी चीज़ में। फिर अब अगर वो बंदा गुस्सा हो गया किसी बात पे, तो आप उसे बोलोगे भाई शांति बनाए रख। और जब सारी चीज़ें अच्छी जाएंगी, आप साथ में काम करोगे, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में समृद्धि आएगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। चलो, तो यहाँ पर इसी के बारे में ये एक पिक्चर दी गई है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ G20 बाली डिक्लेरेशन। इसका न्यूज़ कंटेक्स्ट ये था कि 17th G20 समिट हुआ था, जिसमें एंड में कंक्लूजन में, ये जो समिट कंक्लूड हुआ था, कंक्लूजन में बाली डिक्लेरेशन का अडॉप्शन हुआ था। अब बाली डिक्लेरेशन में हुआ क्या था कि एक ये जो समिट की पूरी थीम थी वो थी कि हम साथ में रिकवर करेंगे, साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मतलब रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग, मतलब साथ में रिकवर कर जाएंगे, साथ में ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जो रिकवर करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे से कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे आप, तो खाओगे पियोगे ढंग से तभी तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना। तो फूड एनर्जी पे बात करोगे कि खाओगे पियोगे, एनर्जी आएगी, फूड एनर्जी सिक्योरिटी। फिर हेल्थ ध्यान दोगे तभी स्ट्रॉन्ग बनोगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर पढ़ोगे क्या खाना चाहिए पीना चाहिए, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इन सब चीज़ों पे सेशन हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया लगा के रखना कि किस चीज़ में आपका था। इस G20 की बाली डिक्लेरेशन में बाली इसी बारे में बात हुई थी। 2022 का ये समिट था और 17 मीटिंग थी G20 ग्रुप की, जो कि बाली इंडोनेशिया में थी, नुसा दुआ। अब समिट जो है वो एंड हुआ था बाली डिक्लेरेशन के रिलीज़ पर। तो जैसे ही समिट एंड हुआ, बाली डिक्लेरेशन रिलीज़ होता है। यहाँ पर G20 डिक्लेरेशन जो है वो क्या कहता है कि जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको थोड़ा सा हम बूस्ट करेंगे, ताकि ये इकोनॉमीज़ जो इनका एग्जिस्टिंग ग्लोबल कार्बन बजट है उसमें इनको ग्रेटर शेयर का उनको एक्सेस मिले, ताकि उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं और क्लाइमेट एक्शन है उससे थोड़ा सा ये लोग सिनर्जाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अब यूक्रेन में वॉर चल रही थी, फिर ग्लोबल एनर्जी फूड क्राइसिस आ गई थी उसके बाद, क्योंकि यूक्रेन भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ का जो कि एक्सपोर्ट करता है बेसिकली। तो खाने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वीट है, मेज़ है, सनफ्लावर ऑयल वगैरह हो गया, तो यहाँ का बिग एक्सपोर्टर है यूक्रेन। पर यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर क्या हो गया था कि इन्फ्लेशन होने लग गया था बहुत सारी चीज़ों में। उन इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक भी आता है, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि अभी आपको जो फूड क्राइसिस आ रहा है, या ग्लोबल एनर्जी नीड्स हैं, या ग्लोबल रिसेशन ना आ जाए, अनइक्वल रिकवरी हो रही है पेंडेमिक से। अब हर कोई एक साथ तो रिकवर नहीं हो पाया कि भाई तू भी उसी टाइम पे ठीक होगा, मैं भी उसी टाइम पे ठीक होंगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो, या हो सकता है दूसरी कंट्री की इम्यूनिटी बेटर हो। तो अनइक्वल रिकवरी तो है ही। फिर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में बहुत अच्छा विश्वास भी नहीं है भाई, हम ऊपर वाले जो है नीचे वालों को के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो वो चीज़ चलता है। तो क्लाइमेट एक्शन वगैरह जैसी चीज़ों पर, तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो कि यहाँ पर बात की गई थी। तो वो आप बाली डिक्लेरेशन में ये चीज़ ध्यान रखना। अब G20 क्या है, G20 की बात हुई है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो 20 लोगों का एक ग्रुप है जो कि पैसों के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये मुंशी हैं, समझ लो आप, मुंशीज़ हैं, सारे मुंशी इकट्ठे होके और बातें बनाते हैं, बस वो है आपका G20।
G20 कौन है? मुंशियों का ग्रुप है, 20 मुंशी आगे इकट्ठे होकर और बातें बनाते हैं। 1999 में ये फाउंड हुई थी जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें सारे फिनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते हैं और जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन होती है। तो 2009 का जो समिट हुआ था, इसमें G20 ने अपने आप को प्राइमरी वेन्यू डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन का। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे यहाँ ही होगी, फाइनेंस का कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंस कॉपरेशन हमारे यहाँ ही होगा, हम ही मुंशी, हम ही संभालेंगे। तो इस ग्रुप में 19 कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन भी है। G20 मेंबर्स जो है वो अराउंड GDP का 80% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 75% ग्लोबल ट्रेड का और 60% प्लानट पॉपुलेशन का। और जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, मुंशी जी क्या करते हैं कि आपकी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, भाई ठीक ठाक रहोगे आप तो हम अपने ही पैसे आते रहेंगे, समझ गए ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर डील करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो बंदा रहेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना कि परमानेंट सेक्रेटरीट इस वजह से नहीं है। प्रेसिडेंसी जो है इसको ट्रॉयका से सपोर्ट किया गया, मतलब कि प्रीवियस, करंट और इनकमिंग प्रेसिडेंसी। एनुअल समिट हेल्ड किया जाता है इसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्फ़ाबेटिकल रोटेटिंग प्रेसिडेंट, कि तेरा नाम ए से स्टार्ट है तो तू पहले आएगा। ठीक है ना, रोल नंबर वाइज समझ लो आप, रोल नंबर वाइज यहाँ पर एनुअल समिट हो रहे हैं। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है अभी फ़िलहाल G20 की, और 30 नवंबर 2023 तक तो रहने ही वाली है। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका था, जितने भी लीडर्स है G20 नेशंस के, वो बाली में इकट्ठे हुए थे 17 समिट के लिए, और इंडिया जो है अभी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है G20 समिट में 1 साल के पीरियड के लिए। और अभी बाली में जो समिट हुआ था उसी में ही ये प्रेसिडेंसी इंडिया को हैंड ओवर की गई थी। तो अगली जो G20 लीडर समिट है वो हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के लेवल पर, वो भी सितंबर में न्यू दिल्ली में ही होगी। और पहली जो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी, वो अभी होगी जनवरी 2023 में पूना में। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अच्छा, सिंस ये टॉपिक आया है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ब्लैक सी का दूसरा नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और ब्लैक सी के आसपास के जितने भी नेशंस है उसका क्या नाम है वो आप देख के बताओ। इसका आपको एक छोटा सा वो बता देती हूँ मैं आपको, एब्रीवेशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं। रग, जो अमीर लोग नहीं बिछाते अपनी ड्राइंग रूम में, वो रग, और बटर। ये आप ध्यान रखो, ये सारे नेशंस है विच इज़ सराउंडेड बाय ब्लैक सी। तो आप बताओ ये क्या नाम है इन कंट्रीज़ के, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताना। तो अभी हुआ क्या था कि जैसे यूक्रेन में अभी वॉर हो गया, ठीक है, तो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो भी, सिंस यूक्रेन मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का, जैसे वीट, मेज, सनफ्लावर ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ों का, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन ना राइज हो जाए, तो इससे ये डिसाइड हुआ कि ये एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आएगा जिसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन और फूड स्टफ्स के यूक्रेनियन पोर्ट से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी जितनी भी ये चीज़ें हैं, ग्रेन्स, फूड स्टफ्स वगैरह। तो एक अग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन में, जो कि टर्की और यूनाइटेड नेशंस के साथ था ड्यूरिंग द 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये इनिशिएटिव में बेसिकली अलाउ किया गया था कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो थे कमर्शियल फूड एक्सपोर्ट्स के 3 यूक्रेनियन पोर्ट से आप ले सकते हो, जो कि ब्लैक सी में है, ओडेसा, कॉर्नोमोट्स और यूजनी। तो ये यहाँ से आप कमर्शियल फूड को एक्सपोर्ट कर सकते हो इन यूक्रेनियन पोर्ट से। तो ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन और इंस्पेक्शन सेंटर जो है वो एक टर्की में सेटअप किया गया था, जिसमें UN जो है वो एक सेक्रेटरीट की तरह सर्व कर रहा था। ओरिजिनल अग्रीमेंट जो है वो 19 नवंबर 2022 में एक्सपायर हो चुका है, और 17 नवंबर 2022 में UN और यूक्रेन ने एक अग्रीमेंट अनाउंस किया था कि एग्रीमेंट को और 120 दिन के लिए हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि सिंस यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, तो वो चीज़ और ज़्यादा ना बढ़ जाए कि एक मान लो फूड स्टफ तो मिल ही नहीं रहे ना, तो जितने थोड़े बहुत मौजूद होंगे वो लोग अपने हाई प्राइसेस में बेचेंगे, तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से ये चीज़ लाई गई थी। ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो यूक्रेन ने ग्रेजुअली अपना जो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन है इंडिया के साथ उसको इंटेंसिफाई किया, जिसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया के को भी उसके एक्सेशन को भी वेलकम किया गया ग्रेन में फ्रॉम यूक्रेन इनिशिएटिव। टर्की ने एग्री किया था कि यूक्रेन ग्रेन डील को आप एक्सटेंड कर सकते हो अंडर करंट टर्म्स इन नवंबर 2022।